नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम दूसरा पाठ है जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट कक्षा 12 की पुस्तक है, उसका दूसरा अध्याय विषय 2 और उसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इस पाठ के प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला वह अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ऑप्शन पहला है चार्ल्स विलियम, दूसरा जेम्स प्रिंसेप, तीसरा एडवर्ड टाइड, चौथा है कोलिन मैकेंजी। देखिए, अशोक के अभिलेखों जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे तो उनको लिखने वाला, पढ़ने वाला और उन लिपियों का अर्थ निकालने वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था वो अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व शास्त्र, दूसरा है लेखा शास्त्र, तीसरा है अभिलेख शास्त्र और चौथा है मुद्रा शास्त्र। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिलेख शास्त्र। अभिलेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अभिलेख शास्त्र में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। तो कठोर सतह पर खुदे हुए लेख अभिलेख कहलाते हैं। ये हमने जो मौर्य शासक हुए अशोक, उसके अभिलेखों के चित्र दिखाए गए हैं और ये अशोक के अभिलेख खुदे हुए हैं। तो याद रखना, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उनको क्या कहेंगे? हम अभिलेख कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन पहला है अंग, दूसरा अवंती, तीसरा वज्जी, चौथा है मगध। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। कौन सा था? मगध। ये देखिए, यहाँ पे मगध साम्राज्य को दिखाया गया है और ये जो आधुनिक बिहार है वहाँ पे प्राचीन काल में एक मगध नाम का साम्राज्य हुआ करता था और ये जो 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं उनमें 6ठी से 4ठी शताब्दी तक शक्तिशाली महाजनपद था। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? 1 वैशाली, 2 कुशीनगर, 3 राजगाह, 4 उज्जैनी। तो प्रारंभ में मगध की राजधानी थी वो थी राजगाह। कौन सी थी? राजगाह मगध की राजधानी थी। देखिए, राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है। जो आधुनिक बिहार में राजगीर है उसका प्राकृत नाम क्या है? राजगाह है, जो प्रारंभ में मगध की क्या थी? राजधानी थी। राजगाह का शाब्दिक अर्थ, राजगाह का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। याद रखना, राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं का घर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या लिखेंगे हम? राजाओं का घर। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। तो राजगाह के बाद हम 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया।
जिसे वर्तमान में अब हम किसके नाम से जानते हैं? पटना, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है पटना। वो उसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था और वो मगध की राजधानी थी। 5वां क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भाषा की। तो प्राकृत पहला ऑप्शन, दूसरा यूनानी, तीसरा संस्कृत, चौथा अरामेइक। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। इनके अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में लिखे गए थे। हमने देखा है क्वेश्चन में, अधिकांश अभिलेख किस में लिखे गए थे? प्राकृत में लिखे गए थे। पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में। पश्चिमोत्तर से जो अभिलेख मिले हैं वो कौन सी भाषाओं में हैं? अरामेइक और यूनानी भाषाओं में हैं। यहाँ पे प्राकृत है। प्राकृत के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये प्राकृत के जो अभिलेख थे ये किस में लिखे, कौन सी लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में थे। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। तो जो अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया था वो अभिलेख कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान के क्षेत्र में। यहाँ से हमें यह समझना है कि जिस क्षेत्र में जो भाषाएं जानी जाती थी अशोक ने उन्हीं भाषाओं में वहाँ पे अभिलेख लिखवाए थे। 6वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऑप्शन, दूसरा महापद्मनंद, तीसरा अशोक मौर्य और चौथा है बिंदुसार। तो यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग याद रखना, लगभग 321 ईसा पूर्व 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार। तो ये देखो, ये इतना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये क्षेत्र जो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। इसके बाद कुछ ये मैसूर का इलाका और ये दक्षिण का कुछ हिस्सा बिंदुसार के द्वारा जीता गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक बने थे। इसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक शासक बने थे। तो अशोक ने कश्मीर और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और कलिंग का युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा था। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य में युद्ध नीति को त्याग दिया था और अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। तो अशोक ने कलिंग और जम्मू कश्मीर को का जो ये इलाका है इसको मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। 7वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत कौन थे? डायोनिसिस, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, टोलमी। इसका सही उत्तर होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया वो था मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था
इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। इंडिका के विवरणों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब 8वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे? प्रमुख राजनीतिक केंद्रों की बात कर रहे हैं, 3, 5, 7, 4। तो यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे वो थे 5। कितने थे? 5। देखिए, मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? इनमें था पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी भी थी, तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली, जो अशोक ने कलिंग को जीता था, उस कलिंग की राजधानी भी इन्होंने तोसली को बनाया था। तो ये इसका प्रमुख केंद्र था। और इसके अलावा स्वर्णगिरी ये मौर्य साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये 5 मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र थे। ये थे, देखिए, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जहाँ से ये प्रशासनिक व्यवस्था करते थे। 9वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति और उप समितियों का उल्लेख किया है? तो हमने पढ़ लिया, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने ऑप्शन है 1 समिति और 4 उप समिति, 2 समिति और 6 उप समिति, 1 समिति और 6 उप समितियाँ, 6 समिति और 6 उप समितियाँ। तो सैनिक संचालन के लिए मेगास्थनीज ने कितनी समिति और उप समितियों का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर होगा 1 समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। देखिए, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनके कार्य क्या थे? 6 उप समितियों के क्या क्या कार्य थे? पहली का कार्य था नौसेना का संचालन करना। दूसरी उप समिति का कार्य था यातायात और खान पान का संचालन करना। यातायात में सैनिकों को आने जाने की व्यवस्था किस तरह से होगी, उनके खान पीन की व्यवस्था कैसे होगी, इन सब का संचालन करना दूसरी समिति का कार्य था। तीसरी समिति का कार्य था, उप समिति का, पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी का था अश्वारोहियों का संचालन करना। 5वीं का था रथारोहियों का संचालन करना। और 6ठी का काम था हाथियों का संचालन करना। तो इस तरह से जो मेगास्थनीज ने 1 समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, उनके क्या क्या कार्य थे? नौसेना का संचालन पहली का, यातायात और खान पान दूसरी का, पैदल सैनिकों का संचालन तीसरी का, अश्वारोहियों का संचालन चौथी का, रथारोहियों का संचालन 5वीं का और 6ठी का काम था हाथियों का संचालन। ये काम थे। 10वां क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी? पहला है प्रतिवेदक, दूसरा धर्माधिकारी, चौथा धम्म महामात और 5वां ये सभी। इसका सही उत्तर होगा कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अब ये धम्म क्या है? अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया है। इनमें धम्म में क्या क्या है? बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर शामिल है। ये किस में शामिल है? अशोक के धम्म में शामिल है।
और अशोक ने इस धम्म के प्रचार के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे वो अधिकारी कौन सा था? धम्म महामात नाम का अधिकारी था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।